कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरे विश्व में एक भयावह ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिससे सामान्य लोग संक्रमित हो रहे हैं। विडंबना यह है कि जो लोग मर चुके हैं वे भी इस संक्रमण के कारण दोबारा जीवित हो चुके हैं। ये ज़ोंबी जब साधारण नहीं रहे, वे पहले से कहीं अधिक विकसित और समझदार हो चुके हैं। उन्हें भूख, प्यास या थकान महसूस नहीं होती, इसलिए उन्हें मारना अत्यंत कठिन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस प्रकार इंसान खुद को आधुनिक बना रहे हैं, ये ज़ोंबीज भी ठीक उसी तरह खुद को एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अराजकता के बीच कॉफमैन नाम का एक क्रूर और लालची बिजनेसमैन एक सुरक्षित शहर का निर्माण करता है। यह शहर प्राकृतिक रूप से 3 ओर से नदी से घिरा हुआ है और चौथी ओर एक विशाल पुल है। सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर बिजली की ऊंची फेंसिंग लगाई गई है। यदि कोई ज़ोंबी घुसने का प्रयास करता है तो करंट से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस शहर के आलीशान हिस्सों में केवल रईस लोग रहते हैं, जिन्हें जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध है, जबकि गरीब लोग उनके लिए मजदूरी और खतरनाक काम करते हैं। शहर के लोगों के लिए जरूरत का सामान जुटाने का काम राइली और चोलो का है। राइली एक कुशल इंजीनियर और लड़ाका है। उसने खुद एक ट्रक डिजाइन किया है जो किसी चलते फिरते किले से कम नहीं है। इसमें भारी मशीन गन, रॉकेट सिस्टम और मिसाइलें लगी हैं। राइली का मुख्य हथियार आतिशबाजी है। वह आसमान में रॉकेट दागता है, जिसकी रोशनी और आवाज देखकर ज़ोंबी ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देती और वो आसमान ताकने लगते हैं, जिससे टीम सुरक्षित निकल जाती है। राइली अपने साथी माइक के साथ एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि ज़ोंबीज ने वहां कब्जा किया हुआ है, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे। एक ज़ोंबी वहां पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बजा रहा है और बाकी उसे शांति से सुन रहे हैं। वहीं उनका लीडर बिग डैडी हाथ में गैस नोजल लिए ऐसे खड़ा है जैसे वह किसी गाड़ी में फ्यूल भर रहा हो। राइली यह देखकर हैरान रह जाता है कि ज़ोंबीज अब इंसानों की नकल कर रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। राइली यह खबर चोलो को देता है और उसे सावधानी बरतने को कहता है। चोलो अपनी टीम के साथ सामान लेने निकलता है। राइली आसमान में रॉकेट फायर करता है, जिससे सभी ज़ोंबी आसमान को देखने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोलो और उसके साथी दुकान से जरूरी सामान और दवाई इकट्ठा कर लेते हैं। सामान लेकर लौटते समय चोलो एक शराब की दुकान के पास रुकता है। राइली उसे जल्दी चलने की चेतावनी देता है, पर चोलो को अमीरों को महंगी शराब बेचकर पैसे कमाने का लालच है। वह अंदर जाता है और जैसे ही एक पुराना बॉक्स हटाता है, एक ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। चोलो डरने के बजाय उस ज़ोंबी के साथ मस्ती और मजाक करने लगता है। काफी देर बाद जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह एक लोहे की रॉड से उस ज़ोंबी का सिर उड़ा देता है। अब चोलो शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट उठा लेता है, पर चोलो के हाथ से कुछ सिगरेट के पैकेट नीचे गिर जाते हैं। वह माइक को उन्हें उठाने के लिए कहता है। जैसे ही माइक नीचे झुकता है, टेबल के नीचे छुपा हुआ एक ज़ोंबी उसके हाथ पर जोर से काट लेता है। माइक बुरी तरह घायल हो जाता है। राइली वहां पहुंचता है और माइक की मदद करना चाहता है, लेकिन चोलो कहता है कि इसे यहीं छोड़ दो, क्योंकि यह अब संक्रमित हो चुका है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। माइक ज़ोंबी बनकर दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद को गोली मार लेता है। राइली इस मौत के लिए चोलो को जिम्मेदार मानता है और दोनों के बीच झगड़ा होता है। वापसी के दौरान राइली की टीम कई ज़ोंबीज को मार देती है। बिग डैडी जब अपने साथियों की लाशें देखता है तो वह नफरत और गुस्से से भर जाता है। वह एक मरे हुए सैनिक की बंदूक छीनता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि ये इंसान उनके दुश्मन हैं। वह अपनी विशाल ज़ोंबी सेना के साथ शहर के बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। शहर के अंदर 2 दुनिया बसी हैं। एक तरफ अमीर हैं जिन्हें हर सुविधा मिलती है, दूसरी तरफ मुल्लीगन के नेतृत्व में गरीब लोग हैं जो नरकीय जीवन जी रहे हैं। मुल्लीगन कॉफमैन के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा है, क्योंकि कॉफमैन ने अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव की ऊंची दीवार बना रखी है। राइली को भी इस माहौल से घुटन होती है। राइली एक क्लब में जाता है जहां वो देखता है कि इंसानों ने ज़ोंबीज को मनोरंजन का साधन बना लिया है। लोग ज़ोंबीज के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। वहां एक लड़की जिसका नाम स्लैक है, उसको जबरदस्ती ज़ोंबीज के पिंजरे में फेंक दिया जाता है। जैसे ही ज़ोंबी उस पर हमला करने वाले होते हैं, राइली अपनी गन से उन ज़ोंबीज को मार देता है और क्लब के मालिक को भी गोली मार देता है। पुलिस आती है और राइली को गिरफ्तार कर लेती है।
चोलो उस शराब की दुकान से चुराई गई महंगी डोम पेरिग्नन शैंपेन और विदेशी सिगरेट के बक्से लेकर सीधे कॉफमैन के आलीशान ऑफिस फिडलर्स ग्रीन पहुंचता है। उसे लगता है कि माइक की मौत और इतनी मेहनत के बदले कॉफमैन उसे इनाम देगा। वह कॉफमैन के सामने मुस्कुराकर शराब की बोतलें रखता है और कहता है, सर, मैं अब इन झुग्गियों में रहकर थक चुका हूं। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। अब मैं भी इन रईसों की तरह इसी टाउन में एक अपार्टमेंट चाहता हूं। कॉफमैन शराब की बोतल को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में चोलो के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह एक ठंडी हंसी हंसता है और चोलो की आंखों में देखकर कहता है, चोलो, तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो। तुम हमारे लिए कचरा उठाते हो और सामान लाते हो। तुम कभी हमारे बीच बैठने के लायक नहीं बन सकते। तुम्हारी जगह बाहर उन झुग्गियों में है, न कि इस कांच के महल में। वह चोलो को साफ बता देता है कि वह उसे कभी नागरिकता नहीं देगा। अपनी बेइज्जती सुनकर चोलो सन्न रह जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह चाहे कितनी भी जान जोखिम में डाल ले, कॉफमैन जैसे लोग उसे कभी इंसान नहीं समझेंगे। वह कॉफमैन को घूरते हुए कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉफमैन उसे वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। चोलो जाते जाते मन ही मन ठान लेता है कि वह इस शहर को इसकी औकात दिखाएगा। चोलो अपने कुछ वफादार साथियों, जिसमें प्रीटी बॉय भी शामिल है, की एक गुप्त टीम बनाता है। वे उस सुरक्षित गैराज की ओर बढ़ते हैं जहां डेड रेकनिंग ट्रक खड़ा होता है। यह ट्रक एडवांस्ड हथियारों और मिसाइलों से लैस है। चोलो जानता है कि अगर उसने इस ट्रक पर कब्जा कर लिया तो पूरे शहर की चाबी उसके हाथ में होगी। जैसे ही चोलो और उसके साथी ट्रक के पास पहुंचते हैं, उन्हें पास के जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जंगल से निकलकर उनकी ओर बढ़ रही है। वहां लोहे की जाली वाली दीवार यानी फेंसिंग लगी थी, लेकिन ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस जाली पर दबाव डालने लगते हैं। अचानक भारी दबाव के कारण वह जाली की दीवार चरमराकर टूट जाती है। जाली टूटते ही ज़ॉम्बी चोलो की टीम पर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। चोलो के कुछ साथी पकड़े जाते हैं और ज़ॉम्बी उन्हें नोचने लगते हैं, लेकिन चोलो निडर होकर गोलियां चलाता है और अपने बचे हुए साथियों के साथ उस एडवांस्ड ट्रक के अंदर घुस जाता है। वह ट्रक स्टार्ट करता है और ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए वहां से निकल जाता है। ट्रक लेकर सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद चोलो कॉफमैन को फोन लगाता है। वह कॉफमैन से कहता है, अब पासा पलट चुका है। डेड रेकनिंग मेरे पास है। अगर मुझे अगले कुछ घंटों में $5 मिलियन और सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो मैं इस ट्रक की मिसाइलों से फिडलर्स ग्रीन की धज्जियां उड़ा दूंगा। कॉफमैन डरने के बजाय और भी चिढ़ जाता है। वह चोलो को पैसे देने से साफ मना कर देता है और फोन काट देता है। यहीं से कॉफमैन तय करता है कि वह चोलो को खत्म करने के लिए राइली का इस्तेमाल करेगा, जो इस समय जेल में है। कॉफमैन अच्छे से जानता है कि केवल राइली ही ट्रक को वापस ला सकता है। वह राइली को जेल से बाहर निकालता है और ट्रक लाने की जिम्मेदारी देता है। राइली अपनी टीम के साथ चोलो के ठिकाने पर पहुंचता है। चोलो राइली पर बंदूक तान देता है और शहर पर मिसाइल दागने का आदेश देता है, लेकिन राइली मुस्कुराकर एक रिमोट दिखाता है। चूंकि ट्रक राइली ने बनाया था, उसने पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया था। राइली चोलो को समझाता है कि वह कॉफमैन के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए ट्रक चाहता है। कॉफमैन को घमंड था कि ज़ॉम्बी पानी से डरते हैं और नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए उस तरफ फेंसिंग नहीं थी। लेकिन बिग डैड ने ज़ॉम्बीज़ को इतना एडवांस बना दिया था कि वह एक एक करके नदी में कूद जाते हैं और पानी के नीचे चलते हुए दूसरी ओर निकल आते हैं। शहर की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार अब टूट चुकी थी, जिससे शहर में अब तबाही आने वाली है। चोलो शहर पर हमला करने की अपनी जिद नहीं छोड़ता। जब वह अपने आदमी के साथ वापस फिडलर्स ग्रीन की ओर बढ़ रहा होता है तो उसका सामना ज़ॉम्बीज़ की एक टुकड़ी से होता है। एक अफरा तफरी भरे माहौल में चोलो की सावधानी चूक जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके कंधे पर गहराई से काट लेता है। चोलो जानता है कि अब वह बचने वाला नहीं है। वह अपने आदमी को जाने देता है और फैसला करता है कि मरने से पहले वह कॉफमैन को खत्म करके ही दम लेगा। ज़ॉम्बी सेना, जिसका लीडर बिग डैडी है, अब पूरी तरह से पानी से बाहर निकल चुकी है। गार्ड्स को यकीन ही नहीं होता कि ज़ॉम्बी नदी पार कर सकते हैं। बिग डैडी सबसे पहले उस गार्ड को मारता है जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग का कंट्रोल रूम संभाल रहा था।
वह फेंसिंग की बिजली काट देता है। जो दीवार शहर की सुरक्षा थी, अब वही दीवार लोगों के भागने का रास्ता बंद कर देती है। इंसान अब अपने ही बनाए किले में कैद हो गए हैं। ज़ॉम्बी अब झुग्गियों को पार कर सीधे फिडलर्स ग्रीन की कांच वाली आलीशान इमारत में घुस जाते हैं। यहाँ के अमीर लोग, जो अब तक ज़ॉम्बी को केवल टीवी पर या मनोरंजन के लिए देखते थे, अचानक उन्हें अपने डाइनिंग रूम में पाते हैं। कांच के टूटने की आवाजों के साथ ही चीख पुकार मच जाती है। ज़ॉम्बीज अब सिर्फ काट नहीं रहे, वे हथियारों का इस्तेमाल कर इंसानों को खत्म कर रहे हैं। जब कॉफमैन देखता है कि सुरक्षा घेरा टूट चुका है, तो वह अपने वफादार लोगों को छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। वह अपना सारा पैसा और कीमती सामान एक ब्रीफकेस में भरता है और भूमिगत पार्किंग की ओर भागता है। उसका इरादा अपनी लग्जरी कार से शहर छोड़कर भागने का है। पार्किंग गैरेज में कॉफमैन अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन तभी अंधेरे से संक्रमित चोलो बाहर आता है। चोलो की हालत खराब है, उसकी खाल पीली पड़ चुकी है और वह धीरे धीरे पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने वाला है। कॉफमैन डर के मारे उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन चोलो अब दर्द महसूस नहीं करता। वह कॉफमैन को दीवार से सटा देता है। उसी वक्त बिग डैडी वहां एक गैस टैंक वाला ट्रक लेकर पहुंचता है। वह देखता है कि 2 इंसान, कॉफमैन और चोलो, आपस में लड़ रहे हैं। बिग डैडी नफरत से भरा हुआ है। इन्हीं इंसानों ने उनके अस्तित्व को खेल समझा था। वह ट्रक का नोजल खोल देता है और आग लगा देता है, जिससे दोनों जलकर मारे जाते हैं। राइली अपने ट्रक के साथ शहर पहुंचता है, पर ज़ॉम्बीज उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब उनका ध्यान भटकाने के लिए राइली आसमान में रॉकेट दागता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अब इतने चालाक हो चुके थे कि उन्होंने रोशनी की ओर देखना बंद कर दिया। वो राइली और उसके लोगों पर हमला जारी रखते हैं। आखिर में राइली को अपनी और लोगों की सुरक्षा के लिए मिसाइल से हमला करना पड़ता है, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अंत में मूलिगन राइली को बताता है कि उसने गरीबों के लिए एक नया और सुरक्षित जगह ढूंढ ली है और अगर वो चाहे तो वहां आकर रह सकता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बचे हुए ज़ॉम्बी, जिनमें बिग डैडी भी शामिल है, अब इंसानों पर हमला नहीं करते। वो चुपचाप अपनी एक अलग दुनिया की तलाश में जाने लगते हैं, जहां वो इंसानों की तरह ही जीवन जी सकें। राइली उन्हें जाते हुए देखता है और उन्हें मारने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी अपने रहने के लिए जगह तलाश रहे हैं। इसी के साथ फिल्म का एंड होता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक बटन को दबाना ना भूलें। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।